एक ग्लास में आधा भरा हुआ है तो एक व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा ग्लास आधा है, दूसरा कहेगा ग्लास आधा भरा हुआ है, एक कहेगा आधा खाली है। मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। और इसलिए अब आप देखिए, वही सरकार, वही कानून, वही ब्यूरोक्रेट, वही तौर तरीके, उसके बावजूद भी अगर 4 साल का लेखा जोखा लेंगे, और आखिरकार आपको मैं किसी दूसरी सरकार की आलोचना करने के लिए इस मंच का उपयोग नहीं करूंगा और मुझे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए आवश्यक होता है कि भाई गत 10 साल में काम किस प्रकार से होता था, उसको पता चले, देखेंगे तब पता चलेगा 4 साल में कैसे हुआ। तो आपको ध्यान में आएगा कि तब की निर्णय प्रक्रियाएं, आज की निर्णय प्रक्रियाएं, तब के एक्शन, आज के एक्शन, आपको आसमान जमीन का अंतर दिखेगा। मतलब यह हुआ कि इन्हीं व्यवस्थाओं से अगर आपके पास नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, इरादे नेक हो और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करने का इरादा हो, इसी व्यवस्था के तहत आप इच्छित परिणाम ले सकते हैं। ये मूलभूत मेरी सोच होने के कारण, ये तो है ही नहीं कि मैं जो चाहूं वो सब होता है, लेकिन नहीं भी होता है तो मैं निराश नहीं होता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं क्यों नहीं हुआ, आगे इसको करने का रास्ता मैं इस तरफ गया था, जरा नए तरीके से करूंगा, मैं करके रहता हूं। मोदी जी, यहाँ पर हम एक सवाल लेना चाहते हैं जो वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। प्रियंका वर्मा जी हैं दिल्ली से, उन्होंने एक सवाल आपके लिए भेजा है, देखते हैं। नमस्ते मोदी जी, आई एम प्रियंका फ्रॉम दिल्ली और मेरा भी आपसे एक सवाल है कि हम गवर्नमेंट क्यों चूज़ करते हैं, ताकि सरकार हमारे लिए काम कर सके, लेकिन जब से आप आए हैं तब से तो जैसे सिस्टम बिल्कुल बदल ही गया है। आपने तो सरकार के साथ साथ हम जैसे लोगों को भी काम पे लगा दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर मेरा आपसे एक सवाल है कि ऐसा पहले क्यों नहीं होता था? थैंक यू। ये जो सवाल पूछ रही हैं कि आप लोगों से लोगों को जोड़ते हैं सरकार के काम के साथ, और चाहे वो गैस सब्सिडी की बात हो, कई चीज़ों में आप एक आप अपेक्षा रखते हैं जनता से, तो ये किस तरह का एक आपका प्रियंका ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और देखिए, आप 1857 से ले लीजिए 1947 तक, उसके पहले भी जा सकते हैं, लेकिन मैं 1857 पे जाता हूं, जब प्रथम स्वातंत्र संग्राम हुआ 1857 का। आप कोई भी साल उठा लीजिए, 100 साल में कोई भी साल उठा लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी कोना उठा लीजिए, कोई न कोई देश की आजादी के लिए शहीद हुआ है, देश की आजादी के लिए मर मिटने के लिए कुछ न कुछ किया है, किसी न किसी नौजवान ने अपनी जिंदगी जेल में बिता दी है। मतलब आजादी का संघर्ष किसी भी समय, किसी भी कोने में रुका नहीं था। लोग आते थे, भिड़ते थे, शहादत मोल लेते थे, आजादी की बात चलती रहती थी। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने इस पूरी भावना को एक नया रूप दे दिया। उन्होंने जन सामान्य को जोड़ा। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को कहते थे, अच्छा भाई तुम्हें देश की आजादी चाहिए ना, ऐसा करो, तुम झाड़ू लेकर के सफाई करो, देश को आजादी मिलेगी।
तुम्हें आजादी चाहिए ना, तुम टीचर हो, अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाओ, देश को आजादी मिलेगी। तुम प्रौढ़ शिक्षा कर सकते हो, करो। तुम खादी का काम कर सकते हो, करो। तुम नौजवानों को मिलाकर के प्रभात फेरी निकाल सकते हो, निकालो। महात्मा गांधी ने आजादी को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, जन सामान्य को उसकी क्षमता के अनुसार काम दे दिया कि तुम रेटियां लेकर के बैठ जाओ, सूत काटो, देश को आजादी मिल जाएगी। और लोगों को भरोसा होगा, हाँ यार आजादी इससे भी आ सकती है। मैं समझता हूं कि मरने वालों की कमी नहीं थी, देश के लिए मर मिटने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन वो आते थे, शहीद हो जाते थे, फिर कोई नया खड़ा होता था, शहीद हो जाता था। गांधी जी ने एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में कोटि कोटि जनों को खड़ा कर दिया, जिसके कारण आजादी प्राप्त करना सरल हो गया। विकास भी मैं मानता हूं जन आंदोलन बन जाना चाहिए। अगर ये कोई सोचता है कि सरकार देश बदल देगी, सरकार विकास कर देगी, आजादी के बाद एक ऐसा माहौल बन गया, अब आजाद हो गए, सब सरकार करेगी। गांव में गड्ढा भी हो, गड्ढा हुआ हो, तो गांव के लोग मिलेंगे, मेमोरेंडम तैयार करेंगे, एक जीप किराए पर लेंगे, तहसील केंद्र पे जाएंगे, मेमोरेंडम देंगे। ये जीप किराए करने के खर्चे में चाहते तो वो गड्ढा भर जाता, लेकिन अब वो सरकार करेगी। आजादी के बाद एक माहौल बन गया कि ये सब कौन करेगा, सरकार करेगी। इसके कारण धीरे धीरे क्या हुआ, जनता और सरकार के बीच दूरी बढ़ती गई। आपने देखा बस में भी कोई जाता है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, बस में अकेला बैठा है, अगल बगल में कोई पैसेंजर नहीं है, रास्ता काटना है तो वो क्या करता है, वो सीट के अंदर उंगली डालता है? उसके अंदर एक छेद कर देता है और धीरे 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 उसको काटता रहता है, बैठा बैठा ऐसे कुछ नहीं। लेकिन जिस पर उसको पता चले कि भाई ये बस सरकार की है, मतलब मेरी है, ये सरकार मेरी है, देश मेरा है, ये भाव लुप्त हो चुका है। मैं चाहता हूं कि देश में ये भाव बहुत प्रबल होना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है कि मैंने आज थप्पा मारा, वोट दे दिया, अब 5 साल बेटे काम करो, 5 साल के पूछूंगा क्या किया है, वरना तो दूसरे को ले आऊंगा। ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जी, ये भागीदारी का काम है। और इसलिए मैं मानता हूं कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, इस पर बल देना चाहिए। और आपने अनुभव किया होगा, जब नेचुरल कैलेमिटी होती है, सरकार से ज्यादा समाज की शक्ति लग जाती है और हम कुछ ही पलों में देखते हैं कि उस समस्या के बाहर निकलने में ताकत आ जाए। क्यों? जनता जनार्दन की ताकत बहुत होती है। लोकतंत्र में जनता पर जितना भरोसा करेंगे, जनता को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, परिणाम मिलेगा। सरकार बनने के बाद मैंने टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया। अब कल्पना करें सरकार बना पाती? सरकार तो पहले 5,000 बनाती होगी, तब 10,000 बनाती, कहेगी अरे पुरानी सरकार 5,000 बनाती, मोदी की 10,000। 10,000 से काम कब पूरा होगा भाई? जनता ने उठा लिया, काम पूरा हो गया। और जनता की ताकत देखिए, भारत में सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे के अंदर कंसेशन है टिकटों में। मैंने आकर के सरकार में कहा कि भाई अंदर लिखो तो सही, आप जो रिजर्वेशन के लिए फॉर्म भरता है लिखो तो सही कि भाई मैं सीनियर सिटीजन हूं, मुझे बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैं मेरा बेनिफिट जाने देना चाहता हूं। सिंपल सा था। प्रधानमंत्री के लेवल पर मैंने कभी अपील भी नहीं की थी। आप सबको आश्चर्य होगा, जो हिंदुस्तान की विशेषता देखिए, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी की देशभक्ति देखिए। अभी अभी हमने निर्णय किया था, अब तक 40 लाख सीनियर सिटीजन्स जो एसी में ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उन्होंने वॉलंटरली सब्सिडी नहीं लेंगे ऐसा लिख करके दिया और वो पूरी टिकट देकर के जाते थे।
अगर मैं कानूनन करता कि अब सीनियर सिटीजन को एसी कोच में ये बेनिफिट बंद, तो जुलूस निकलता, पुतले जलते, अब फिर पॉपुलैरिटी रेटिंग आता, मोदी गिर गया। ये दुकान चल जाती जी। लेकिन आपने देखा होगा 40 लाख लोग, मैंने एक दिन लाल किले पर से कहा कि जो अफोर्ड करते हैं उनको गैस सब्सिडी क्यों लेनी चाहिए। हमारे देश में गैस सिलेंडर की संख्या के आधार पर चुनाव लड़े जाते थे। कोई कहते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, अभी 9 सिलेंडर मिलते हैं, मैं 12 सिलेंडर दूंगा। ये घोषणा की गई थी 2014 में। मैंने लोगों को उल्टा कहा, मैंने कहा भाई जरूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए ना, सब्सिडी क्या जरूरत है। और आप हैरान हो जाएंगे, हिंदुस्तान के करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, देश के लिए जीने मरने वाले, कुछ न कुछ करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम लोगों का काम है देश के सामर्थ्य को समझना, उनको जोड़ना। और मेरी ये कोशिश है कि हमने, सरकार ने ही देश चलाना है, ये सरकार जो अहंकार है, उस अहंकार को सरकारों ने छोड़ देना चाहिए। जनता जनार्दन ही शक्ति है, उनको लेकर के चलें। हम चाहे वैसा परिणाम जनता ला करके दे देगी, और इसलिए मैं जनता के साथ मिलकर के काम करने के विचार को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। वाह, बड़ी जी वो लाइनें तो वो पुरानी याद आ रही है कि हम नीची नज़र, जो ये सरकार और जनता के बीच की दूरी जो हो गई थी, कि हम नीची नज़र करके देखत है चरण तुमरे, तुम जाए के बैठे हो एक ऊंची अटरिया मां। मैं तो जनता जनार्दन से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, कम से कम मुझे वो आदत ना आ जाए। जी मोदी जी, बिल्कुल। ये एक सवाल हम लेते हैं, इसके बाद आते हैं आप अभी। जी 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 जरूर, आप कहिए। ऑडियंस में से एक सवाल की हमें रिक्वेस्ट थी। श्री मयूरेश भोजानी जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मयूरेश भोजानी जी अपना सवाल पूछें कृपया। किस तरफ है? शायद एंट्री नहीं मिली होगी, कोई भी कहेगा मैं मयूरेश हूं। और 2 4 6 खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, पूछिए। नमस्ते जी। नमस्ते मोदी जी। जब आपने भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का अति महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और हिम्मत भरा कदम लिया था, तब आपके मन में कैसी भावनाएं चल रही थी? मैं आपका आभारी हूं। सर्जिकल स्ट्राइक पर आपका सवाल है। मैं आपका आभारी हूं कि आप वाणी से अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने एक्शन से अपनी भावनाओं को प्रकट की, और शब्दों से आपके साथी ने मुझे इस बात को पहुंचाया। एक तो ये दृश्य अपने आप में हृदय को छूने वाला है। इट टच्ड माय हार्ट। और इसीलिए मैंने, आपने सुना होगा, मैंने इन सब के लिए शब्द प्रयोग किया है, दिव्यांगजन जी। तो मैं ऐसे दिव्यांगजनों को प्रणाम करता हूं जिसके भीतर ऐसा जज्बा पड़ा हुआ है, और उसी का परिणाम है। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक भारत का हजारों वर्ष का इतिहास है। किसी भी युग में
भारत ने किसी की भी जमीन हड़पने का प्रयास नहीं किया है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हमें किसी की 1 इंच भी जमीन नहीं लेनी थी, न हमें हमारे लिए लड़ना था, लेकिन हिंदुस्तान के 1.5 लाख सिपाहियों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहादत मोल ली थी। ये बहुत बड़ा बलिदान था। आज भी यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है, उस पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला कोई देश जो है, उसमें एक गौरवपूर्ण रूप से हिंदुस्तान का नाम दिया जाता है। जब हिंदुस्तान के लोग पीस कीपिंग फोर्स में जाकर के दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी सेवाएं देते हैं, तो भारत का चरित्र अजय रहने का है, विजयी रहने का है, लेकिन किसी के हक को छीनना ये भारत का चरित्र नहीं है। और ये तो भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण का जो संवाद है लंका छोड़ते समय, तब भी उस सिद्धांतों को हमने देखा है। लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जो योजना बनी थी उसको 100% तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया, और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। और हमारी नेकदिली देखिए। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले, पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। हम सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। मैं इधर पत्रकारों को बुला करके रखा हुआ था, हमारे आर्मी अफसर खड़े थे। पत्रकारों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है, हमको बुलाया है, कोई बता नहीं रहे। मैंने कहा पत्रकार बैठे हैं, उनको बिठाइए, थोड़े वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बात करो, हमने किया है, छुपाया नहीं हमने। 12 बजे वो टेलीफोन पे आए, उनसे बात हुई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किया है।
और तब जाकर के हमने हिंदुस्तान की मीडिया को और दुनिया को बताया कि भारत की सेना का ये अधिकार था न्याय को प्राप्त करने का, और हमने किया। तो सर्जिकल स्ट्राइक ये भारत के वीरों का तो पराक्रम था ही था, लेकिन टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। मोदी जी, जब आपने वीरता की बात की, सेना की बात की, सेना के इतने त्याग के बाद भी वहां पर हम राजनीति का प्रवेश होता देखते हैं। सेना के वीरता पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाने को तैयार हो जाते हैं। ये इसको कैसे देखते हैं? देखिए, फिर एक बार मैं इस मंच का उपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए आलोचना करने के लिए उपयोग करना नहीं चाहता हूं। मैं इतना ही कहूंगा, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। मोदी जी, ये तो बात हुई, हमने बदलाव की बेसब्री की, फिर अभी कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि होने के नाते नहीं कह रहा हूं, सच्ची प्रगति वही है जो सब तक पहुंचे। कोई भी सभ्यता, आपने अभी कहा, जिस तरह से आपने बुजुर्गों की बात की, दिव्यांग की बात की, कोई भी सभ्यता स्वयं पर गर्व नहीं कर सकती अगर वो समाज के वल्नरेबल एंड्स का ध्यान नहीं रख पाती है। कार्यक्रम के जिस इस हिस्से में हम बात करना चाहते हैं उन वर्गों की जो शायद होकर भी हमें नहीं दिखाई देते थे, बड़ी बड़ी योजनाओं के शोर में जिनके हित कहीं खो जाते थे, जैसे ढोल के स्वर में बांसुरी का स्वर कहीं मंथर लगता है। आइए कुछ इमेजेस देखते हैं। क्या मैं इतना दूर था कि मुझ तक पहुंचा ना जा सके? क्या वो इतने दूर थे कि मुझ तक पहुंचने में सालों लग गए? लेकिन आज पहली बार मैं नजर आया हूं। दूर कहीं गरीबी की रेखा के नीचे दबा था, न जाने कैसे, पर अब मैं भी दिखाई देता हूँ। ऐसे बहुत तकलीफ थी, धुआं लगता था आँखी में, दम उखड़ने लगती थी। चूल्हा मिल गया तो मुझे बहुत आराम हो गई खाना बनाने में। आजादी के इतने सालों बाद भी दुनिया ने आवाज नहीं सुनी थी मेरी, पर अब मैं भी सुनाई देता हूँ। बहुत मुश्किल से जीवन निकाला है। 60 साल के बाद यहाँ लाइट देखी है सर। हमारी पीछे वाली पीढ़ी है वो आराम पाएंगे। गांव में डाणियों में लाइट की अच्छी सुविधा हो गई है, बच्चे पढ़ने लगे हैं। अब हमारे यहाँ खिड़कियाँ वगैरह सब लग गई, पंखे लग गए, जो शहर में है जो हमारे गाँव में है। अब हमारा गाँव ऐसे हो गया जैसे शहर। बर्फ, जंगल, रेगिस्तान में खड़ा था मैं। मेरे बारे में कहाँ कोई सोचता था, पर पहली बार किसी ने मेरे बारे में भी सोचा। मेरे बाद इनका क्या? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, पर पहली बार किसी ने जवाब दिया। आजकल है ना 12 रुपए में बच्चों की आइसक्रीम नहीं आती साहब। मेरे पूरे परिवार का बीमा मिला 12 रुपए में। खुले में जाने में क्या बुराई है? मैं भी यही सोचता था, पर पहली बार किसी ने ये सोच बदली। बाहर में खुले जाने से बहुत सारे बीमारी होते हैं। कहीं भी कोई मर्द मानुष देख लेता, कितना शर्म के बात आता था। अब पहले से बहुत सा सुविधा हम लोग के बढ़िया है। मैं दिखा, अभी तो मेरा देश भी दिखा। मैं चमका, अभी तो मेरा देश भी चमका। अब मैं भी दिखाई देता हूँ, अब मैं भी सुनाई देता हूँ। तो आइए आज इस मंच पर उनके बारे में बात करते हैं जो देश की प्रायोरिटी में हमेशा सबसे आखिरी पायदान पर रहते थे और जो आज सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। भारत की बात सबके साथ, भारत की बात सबके साथ। मोदी जी, आपने लाल किले से पहली बार टॉयलेट जैसे मुद्दे पर बात की। किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार
ऐसे अहम मुद्दे को, पर जो छोटा दिखने वाला मुद्दा हो पर बहुत अहम हो, उसे प्राथमिकता दे। ये हमने देखा। ये जो प्राथमिकताएं बदली हैं या प्राथमिकताएं जो आप डिसाइड करते हैं, ये किस तरह डिसाइड करते हैं और ये इश्यूज कैसे ऊपर आए? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आजादी के 70 साल में किसी सरकार का इन विषयों पर ध्यान ही नहीं था। ये कहना तो उनके साथ अन्याय होगा। तो मैं उस प्रकार से बात करता नहीं हूं। और मैंने तो लाल किले से ये भी कहा था कि आज हिंदुस्तान जहां है वहां देश आज़ाद होने से लेकर के सभी सरकारों का, सभी प्रधानमंत्रियों का, सभी राज्य सरकारों का, सभी मुख्यमंत्रियों का, हर जनप्रतिनिधि का कोई न कोई योगदान है। ये मैंने लाल किले पर से कहा था और मैं इसको मानता हूं। लेकिन क्या कारण है कि इतनी योजनाएं हैं, इतना धन खर्च रहा है, सामान्य मानवीय की जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता है? महात्मा गांधी ने हम लोगों को एक सिद्धांत दिया था और मैं समझता हूं किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इससे बढ़िया कोई सिद्धांत नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, आप कोई भी नीति बनाएं तो उस तराजू से तोलिए कि उसका जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ इंसान है, उसकी जिंदगी में उस नीति का क्या प्रभाव होगा। मुझे महात्मा गांधी की ये बात मेरे गले उतर गई है कि हम नीतियां कितनी ही बढ़ाएं, बड़ी बड़ी बात करें, लेकिन भाई जिसके लिए बना रहे हैं वो समाज का आखिरी छोर का व्यक्ति, उस पर पहुंचने में हम कहां जाए। मैं जानता हूं मैंने ऐसे कठिन काम सर पे लिए हैं। हो सकता है उन्हीं मेरे कामों को कोई नेगेटिव पेंट भी कर सकता है, लेकिन क्या इसलिए उन कामों को छोड़ देना चाहिए क्या? गरीब जहां पड़ा है पड़े रहने देना चाहिए क्या? और तब जाकर के आप मुझे कल्पना कर सकते हैं, जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार होता है। एक बेटी के साथ ये अत्याचार कैसे सहन कर सकते हैं? और इसलिए मैंने लाल किले पर से एक नए तरीके से इस विषय को प्रस्तुत किया था। मैंने कहा, अगर बेटी शाम को देर से आती है तो हर माँ बाप पूछते कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसको मिली थी। फोन पे बात करते माँ देखते, बात बंद करो, किससे बात करती, किसके बात करती। अरे बेटियों को तो सब पूछ रहे हो, कभी बेटों को तो पूछो कहाँ गए थे। ये बात मैंने लाल किले से कही थी और मैं मानता हूं ये बुराई समाज की है, व्यक्ति की है, विकृति है, सब होने के बावजूद भी देश के लिए चिंता का विषय है। और ये पाप करने वाला किसी का तो बेटा है, उसके घर में भी तो मां है। उसी प्रकार से आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद भारत में सैनिटेशन का कवर 35-40% के आसपास था। क्या आज भी हमारी माताओं बहनों को, क्योंकि देखिए ये चीजें का एक और कारण भी है, मुझे किताब पढ़ करके गरीबी सीखनी नहीं पड़ रही है। मुझे टीवी के पर्दे पर गरीबी का एहसास करना नहीं है, मैं उस जिंदगी को जी करके आया हूं। गरीबी क्या होती है, पिछड़ापन क्या होता है, गरीबी की जिंदगी से कैसी जद्दोजहद होती हो, मैं देख के आया हूं। और इसलिए मैं मन से मानता हूं
राजनीति अपनी जगह पे है। मेरी समाज नीति कहो, मेरी राष्ट्र नीति कहो, मुझे कहती है कि इनकी जिंदगी में कुछ तो बदलाव लाऊं मैं। और तब जाकर के मैंने लाल किले से कहा कि हम 18,000 गांव जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, इसका मतलब बाकी गांवों में पहुंची है, जिन्होंने पहुंचाई उनको 100-100 सलाम, लेकिन 70 साल के बाद 18,000 न पहुंचना, ये भी तो जिम्मेवारी हम लोगों को लेनी चाहिए। और मैंने सरकारी दफ्तर से कहा, मैंने कहा कब करोगे भाई? तो किसी ने कहा साहब 7 साल लगेंगे। मैंने कहा मैं 7 साल इंतजार नहीं कर सकता हूं। और मैंने लाल किले से घोषणा कर दी, मैं 1000 दिन में काम पूरा करना चाहता हूं। कठिन काम था, दुर्गम इलाके थे, कहीं तो एक्सट्रीमिस्ट लोग, माओवादियों का इलाका था। 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम करीब करीब पूरा हुआ। अब शायद 150-250 गांव बाकी हैं, काम चल रहा है। मोदी जी, आप कल्पना कर सकते हैं कि गरीब मां शौचालय जाने के लिए सूर्योदय से पहले जंगल जाने के लिए सोचती हैं, और दिन में कभी जाना पड़े, शारीरिक पीड़ा सहती हैं, लेकिन सूरज ढलने तक का इंतजार करती हैं। वो शौचालय के लिए नहीं जाती हैं। उस माँ को कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दर्द होगा, उसके शरीर पर कैसा जुल्म होता होगा। क्या हम टॉयलेट नहीं बना सकते? ये सवाल मुझे सोने नहीं देते थे। और तब जाकर के मुझे लगा कि मैं लाल किले पर से जाकर के अपनी भावनाओं को बिना लाग लपेट बता दूंगा, जिम्मेवारी बहुत बड़ी होगी। लेकिन मैंने देखा कि देश ने बहुत रिस्पांस दे दिया। जो मेरा आज करीब 3 लाख गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। और काम तेजी से चल रहा है। और इसलिए लास्ट माइल डिलीवरी ये लोकतंत्र में सरकारों की प्राथमिक जिम्मेवारी है। और इसी पर अभी जैसे मैंने एक बीड़ा उठाया है, पहले उठाया बीड़ा गांव में बिजली पहुंचाऊंगा, अब बीड़ा उठाया है घर में बिजली पहुंचाऊंगा। 4 करोड़ परिवार ऐसे हैं। भारत में टोटल 25 करोड़ परिवार है। 125 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन करीब करीब 25 करोड़ परिवार है। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ परिवारों में आज भी 18वीं शताब्दी की जिंदगी है, वो दिया जला करके गुजारा करते हैं। मैंने बीड़ा उठाया है, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में उन 4 करोड़ परिवारों में बिजली का कनेक्शन दूंगा। उनके बच्चे बिजली के में पढ़ेंगे, उनके घर में अगर कंप्यूटर चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है, तो वो दुनिया से जुड़ेंगे। टीवी लाने का खर्चा मिल जाएगा तो टीवी देखेंगे, बदलती हुई दुनिया देखेंगे। वो दुनिया के साथ जुड़ने के लिए उनके अंदर भी बेसब्री मुझे पैदा करनी है। उनके अंदर वो बेसब्री पैदा करनी है ताकि वो भी कुछ करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाए। और वही तो एम्पावरमेंट है। मैं गरीबों का एम्पावरमेंट करके गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए मेरे साथियों की एक नई फौज तैयार करना चाहता हूं, जो फौज गरीबों से निकली होगी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, और तब जाकर के गरीबी मिटेगी। गरीबी हटाओ के नारे से नहीं होता है। मोदी जी, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये सब मानते हैं, पर क्या अकेले आप देश बदल पाएंगे? देखिए, मैं मेहनत करता हूं, ये बात आपने कही। मैं समझता हूं देश में इस विषय में कोई विवाद नहीं है। मैं मेहनत करता हूं, ये मुद्दा ही नहीं है। अगर न करता तो मुद्दा है। 125 करोड़ देशवासियों ने मुझे क्यों यहां बिठाया है? न मेरी कोई जाति है,
न मेरा कोई वंशवाद है कि मेरे पिताजी कुछ थे, मेरे दादा कुछ थे, मेरा नाना कुछ थे, कुछ नहीं है जी। तो मेरे पास पूंजी एक ही है, कठोर परिश्रम। मेरे पास पूंजी है प्रामाणिकता, मेरे पास पूंजी है मेरे 125 करोड़ देशवासियों का प्यार, और इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि मैं भी आपके जैसा ही एक सामान्य नागरिक हूं। मुझ में वो सारी कमियां हैं जो एक सामान्य मानवी में होती हैं। कि 16 घंटे तो काम नहीं करते सामान्य। कृपा करके कोई मुझे अलग न समझो, आप मुझे अपने जैसा ही मान लो, और वो हकीकत है। मैं किस जगह पे बैठा हूं वो तो एक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन मैं वही हूं जो आप हैं, आपसे मैं अलग नहीं हूं। मेरे भीतर एक विद्यार्थी है, और मैं मेरे शिक्षकों का बहुत आभारी हूं कि बचपन में मुझे उन्होंने ये रास्ता सिखाया कि मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं दिया। और मुझे जो दायित्व मिलता है उसको मैं सीखने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। गलतियां नहीं होगी। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैंने देशवासियों को विश्वास दिया था कि मैं गलतियां कर सकता हूं, लेकिन बद इरादे से गलत कभी नहीं करूंगा। लंबे समय तक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर के रूप में मुझे गुजरात में काम करने का मौका मिला। अब 4 साल होने आए हैं, प्रधानमंत्री का प्रधान सेवक का काम मुझे मिल गया है, लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करूंगा। मैंने देश को वादा किया है। अब सवाल यह है, मैंने कभी नहीं सोचा है कि देश मैं बदल दूंगा, ये कभी नहीं सोचा है, लेकिन मेरे भीतर एक भरपूर विश्वास पड़ा है कि मेरे देश में अगर लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ समाधान भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम्स हैं तो बिलियन सॉल्यूशंस भी है। 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर मेरा भरोसा है, और मैंने अनुभव किया है कि कोई कल्पना कर सकता है नोटबंदी। आप अगर टीवी खोल करके देखोगे तो नोटबंदी मतलब, मुझे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिले थे, तो वो कह रहे थे मोदी जी, मेरे अच्छे दोस्त हैं, बोले मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे कि मेरा दोस्त गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे बोले यार तुमने जब नोटबंदी की तो, क्योंकि वेनेजुएला में उसी समय चल रहा था, उनके पड़ोसी हैं लोग तो उनको पता था, तो बोले मेरी पत्नी और हम दोनों चर्चा करते थे, मेरा दोस्त गया। 86% करेंसी कारोबारी व्यवस्था से बाहर हो जाए, टीवी के पर्दे पर लगातार सरकार के खिलाफ धुआंधार आक्रमण हो, लेकिन ये देशवासियों प्रति मेरा भरोसा था जी कि मेरा देश ईमानदारी के लिए जूझ रहा है। मेरा सामान्य देश का नागरिक ईमानदारी के लिए कष्ट झेलने को तैयार है, करने को तैयार है,
अगर ये मेरे देश की ताकत है तो मुझे उस ताकत के अनुरूप अपनी जिंदगी को ढालना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि आज जितने भी परिणाम आप देखते हैं, मोदी तो निमित्त है और एक्चुअली मोदी की जरूरत है। जरूरत क्या है? किसी को भी पत्थर मारना है तो मारेंगे किसको भाई? किसी को कूड़ा कचरा फेंकना है तो फेंकेंगे कहां जी? किसी को गालियां देनी है तो देंगे किसको? तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासियों पर कोई पत्थर नहीं पड़ रहे हैं, कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा, कोई गालियां नहीं दे रहा है। मैं अकेला हूं, लेता रहता हूं, झेलता रहता हूं। और मैं आपकी तरह कवि तो नहीं हूं, लेकिन हर युग में कोई न कोई कुछ तो लिखते ही रहते हैं। आप में से सबने लिखा होगा, लेकिन हम सब कवि नहीं बन सकते, वो तो प्रश्न नहीं बन सकते। लेकिन मैंने कभी लिखा था जी, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी गुजार करके आया हूं, तो मेरी जिंदगी में ये सब झेलना बड़ा स्वाभाविक था। क्योंकि हम ठोकरें खाते खाते आए हैं जी, बहुत प्रकार की परेशानियों से निकल के आए हैं। तो मैंने लिखा था कि जो लोग मुझे पूरी कविता के शब्द आज याद नहीं, लेकिन किसी को रुचि होगी तो मेरी एक किताब है, जरूर आप देख लेंगे। मैंने उसमें लिखा था, जो लोग मुझे पत्थर फेंकते हैं मुझ पर, मैं उन पत्थरों से ही पक्षी बना देता हूं और उसी पक्षी पर चढ़ करके आगे चलता हूं। और इसलिए मेरा कंसेप्ट रहा है टीम इंडिया। सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोग नहीं, ब्यूरोक्रेसी है, राज्य सरकार है। फेडरल स्ट्रक्चर के लिए मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मैंने कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। मैंने अभी देश के 115 डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है। मैं उनको प्रेरणा जगा रहा हूं कि आप अपने स्टेट के जो एवरेज हैं वहां तक आ जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं उनको उत्साह बढ़ा रहा हूं और वो कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि टॉयलेट का लक्ष्य करता हूं, पूरा हो जाता है। 18,000 गांव में बिजली। कोई मोदी खंभा डालने गया था क्या? खंभा डालने के लिए मेरे देशवासी गए थे, बिजली पहुंचाने वाले मेरे देशवासी गए थे। और इसलिए महात्मा गांधी की वो बात, जिसने मुझे जीवन में एक मंत्र के रूप में लिया है कि आजादी के लिए दीवाने बहुत थे, आजादी के लिए मरने वाले लोग भी बहुत थे, और उनकी त्याग तपस्या को कोई कम नहीं आंक सकता है, उनकी शहादत को कोई कम नहीं आंक सकता है। लेकिन गांधी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया, मैं विकास को जन आंदोलन बना रहा हूं। मोदी अकेला कुछ नहीं करेगा, और मोदी ने कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन देश सब कुछ करें। और मोदी में और सरकारें, कभी कभी तो मैं कहता था, जब मैं गुजरात में था तो एक बात करता था, मैंने कहा हमारा देश ऐसा है कि सरकार रुकावट बनना बंद कर देना तो भी देश बहुत आगे बढ़ जाता है। उन मूलभूत विचारों से मैं चलने वाला इंसान हूं। कविता की आपने बात की, तो आपको सामने देखकर एक कविता मैं सुना देता हूं, जो कविता मतलब मैं कहूंगा कि भारत पर तो बहुत ही खरी उतरती है, आप पर भी बहुत खरी उतरती है। कहीं आप समझे कि मैं क्या कह रहा हूं, कि सर्प क्यों इतने चकित हो, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हो। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विश्व युगों से, सत्य हूं आश्वस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विश्व युगों से, सत्य हूं आश्वस्त हूं। ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की, अभिव्यक्त की। मैं अभय लेकर चलूंगा, मैं व्यथित न त्रस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है, दिख रहा है सत्य मुझको रूप जिसका भव्य है। मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में।
एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक शाश्वत वृष्टि में। है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, तंत्रिका अभ्यस्त हो। प्रसून जी, हम लोग आपकी इस भावना का मैं आदर करता हूं, लेकिन हमारी रगों में वही भाव रहा है, वयम अमृतस्य पुत्राः। जी जी जी। इसी भाव को लेकर के हम पले बड़े लोग हैं, और इसलिए हमारे देश में हर किसी ने दंश भी सहे हैं, जहर भी पिया है, परेशानियां भी झेली हैं, अपमान भी झेले हैं, लेकिन सपनों को कभी मरने नहीं दिया है। और ये जज्बा ही है जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ताकत रखता है, और मैं इसको अनुभव करता हूं। जी जी। यहां पर कुछ सवाल ऑडियंस से लेते हैं। श्री सैमुअल डाउजेट से लेते हैं एक सवाल, जो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी, आप अपना सवाल जो है जरूर अपने साथ, आपके कोई खड़ा होगा उन्हें दे दें लिखकर, वो आप तक पहुंचेंगे। आप जरा लिख कर दे दें अपना सवाल, आप दे दें, मैं पूछ लूंगा, आप या आपका नाम अनाउंस कर। Good evening, Mr. Prime Minister. In the past, we've heard the term Obamacare, and more recently, there's been talk of Modi Care in India. And I wanted to ask, will this lead to major change in India's health sector? Thank you. आप बता दीजिए। आई थिंक मोदी केयर, आई थिंक ओबामा केयर, मोदी केयर के बीच पैरेलल ड्रॉ किया है उन्होंने, तो उस विषय में कि हेल्थ सेक्टर के बारे में शायद बात करना चाहते हैं। देखिए, मैं अनुभव करता हूं कि 3 बातों पर मेरा एक आग्रह है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों में से नहीं हूं। मेरी जिंदगी का बैकग्राउंड ही ऐसा है, तो मैं, हमारे मेघनाथ भाई बैठे हैं यहाँ पर, मैं कोई उस प्रकार की बातें करने वाली कोई मेरी परंपरा नहीं है। लेकिन 3 चीजें, बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई। ये चीजें हैं जो हमें एक स्वस्थ समाज के लिए चिंता करनी चाहिए। मैंने अनुभव किया है कि कितना ही अच्छा परिवार हो, कोई व्यसन ना हो, कोई बुराइयां ना हो, कुछ ना हो, बहुत अच्छे ढंग से चलता हो परिवार, किसी का बुरा भी ना किया हो, लेकिन उस परिवार में अगर एक बीमारी आ जाए, कल्पना की होगी भी चलो अब बच्ची बड़ी हो गई है, बेटी के हाथ पीले करने हैं, शादी करवानी है, और घर में एक व्यक्ति की बीमारी हो जाए, पूरा प्लान खत्म हो जाता है, बच्ची कमारी रह जाती है, बीमारी पूरे परिवार को तबाह करके चली जाती है। एक गरीब आदमी ऑटो रिक्शा चला रहा है, बीमार हो गया, एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है, सारी व्यवस्था बीमार हो जाती है। और तब जाकर के हमने कुछ सोचा, तो हमने हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच लिया है। कुछ लोग इसको मोदी केयर के रूप में आज प्रचलित कर रहे हैं। मूलतः योजना है आयुष्मान भारत, और उसमें हमने प्रिवेंटिव हेल्थ की बात हो, एफोर्डेबल हेल्थ की बात हो, और सस्टेनेबल चेंज की बात हो, इन सारे पहलुओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके 2 कंपोनेंट है। एक, हम देश में करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा वेलनेस सेंटर क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि अगल बगल के 12-15 गांव के लोगों के लिए हेल्थ की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, और वो सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ताकि बड़ी अस्पताल से जुड़ करके वहां पेशेंट आए तो उसको तुरंत गाइड करें, क्या दवाइयां चाहिए, व्यवस्था करें। दूसरा, प्रिवेंटिव हेल्थ को बल मिले, चाहे योगा हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, इन सारी चीजों को प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, चाहे न्यूट्रिशन हो। हमने एक पोषण मिशन शुरू किया है विमेन और चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए,
उसकी दौर हमने काम किया है। दुनिया के समृद्ध देशों में भी मैटरनिटी लीव के लिए आज भी उतनी उदारता नहीं है जितनी हमारी सरकार ने आकर के की है। मुझे मानता हूँ यूके के लोग भी जान करके खुश हो जाएंगे। हमने उन बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, उस माँ के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मैटरनिटी लीव 26 वीक कर दिया है। एक और पहलू है कि परिवार को एक ऐसी व्यवस्था दी जाए, भारत के करीब 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ पॉपुलेशन, एक प्रकार से आधी जनसंख्या, उनको साल भर में 5 लाख रुपया तक की बीमारी का खर्चा सरकार भुगतान करेगी। एक साल में परिवार के एक व्यक्ति, सब व्यक्ति अगर जितनी बीमारी होती है 5 लाख रुपए तक का पेमेंट सरकार देगी। इसके कारण गरीब की जिंदगी में ये जो संकट आता है उसे मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूं बड़ा बड़ा भगीरथ काम है, लेकिन किसी को तो करना चाहिए। दूसरा, इसके कारण जो प्राइवेट हॉस्पिटल आने की संभावना है, टायर 2 टायर 3 सिटी में अच्छे हॉस्पिटल का नेटवर्क खड़ा होगा, क्योंकि उनको पता है कि पेशेंट आएगा, क्योंकि पेशेंट को पता है कि मेरे पैसे कोई देने वाला है तो वो जरूर जाएगा। थोड़ी सी बीमारी आएगी तो आज नहीं जाता है, वो कहता है छोड़ो यार 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, वो जेल लेता है। लेकिन जब पता है कि तो जाएगा। अस्पताल को भी पता है कि भाई पेशेंट जरूर आए ताकि पैसे देने वाला कोई और है, और इसके कारण नए हॉस्पिटल का चेन बनेगा। और मैं मानता हूं निकट भविष्य में, और आप में से जो हेल्थ के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, 1000 से ज्यादा नए अच्छे हॉस्पिटल बनने की संभावना पैदा हुई है। ये परमानेंट सॉल्यूशन इसमें से पैदा होने वाले हैं। उसी प्रकार से दवाइयां, पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है? वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। तो हमने क्या किया, जेनरिक्स मेडिसिन, और वो उतनी ही उत्तम क्वालिटी की होती है। जो दवाई 100 रुपये में मिलती थी वो आज जेनरिक मेडिकल स्टोर में 15 रुपये में मिलती है। करीब 3000 ऐसी हमने जन औषधालय का काम किया है, और भी हम बढ़ा रहे हैं ताकि सामान्य व्यक्ति, और उसको हम प्रचारित भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर जाएंगे तो डॉक्टर बताएगा भाई हार्ट की बीमारी, अब आपको तो पता नहीं चलता है, दिखता तो नहीं है, अंदर डर लगता है हार्ट यार कुछ होगा तो डॉक्टर कहेगा स्टेंट रखना पड़ेगा। तो कहता है भाई चलो, फिर कहता है देखो 2 स्टेंट है, ये रखोगे तो 2 लाख का होगा, ये रखोगे तो 1 लाख का होगा। तो वो सोचता है 2 वाला क्यों और 1 वाला क्यों? तो कहता है 2 वाला लिया तो जीवन तक चलता है, 1 वाला लिया तो 4-6 साल के बाद नया। तो फिर वो कहता है यार फिर यही लगवा लो 2 वाला। तो बेचारा कर्ज से पैसा ले आता है। मैंने जरा पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है 2-2 लाख रुपए की। मैंने नेगोशिएशन शुरू किए और आप हैरान होंगे, करीब करीब 60 से 80% कीमत कम हो गई। जो 1.5 लाख 2 लाख होता था वो आज 20,000-25,000 में हो रहा है गरीब की सेवा। उसी प्रकार से नी ट्रांसप्लांट, करीब करीब अब लोगों का आदत तो रही नहीं आसन योगा करने की, वो मैं कह कर थक जाता हूँ भी योगा करो, अब ये चलता नहीं है तो कहते हैं चलो स्क्रू मिजाज फिट करवा दो। अब बहुत पैसे लेते हैं, मैंने उनको बुलाया वो भी खर्च। तो ऐसे कई पहलुओं को लिया है हमने। पूरे हेल्थ सेक्टर को एक होलिस्टिक अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। उसके साथ स्वच्छता भी जुड़ी हुई है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि भाई स्वच्छता को अगर ध्यान दिया जाए तो एक परिवार का बीमारी के पीछे एवरेज साल का 7 से 12,000 रुपया का खर्च बच जाता है। तो ऐसे कई चीजों को लेकर के हम योजना बनाई है। लोग इसको मोदी केयर कहें,
सारे की मर्जी है, लेकिन मूलतः मेरी इच्छा है मेरे देशवासियों की मैं केयर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, जो आपने, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में इतने कदम आपने उठाए हैं और शायद जो कोलाहल होता है उसमें बीच में कहीं ये सारी चीज़ें खो जाती हैं। बहुत ही बड़ी जानकारी थी ये सबके लिए, और ये सवाल पूछने के लिए सैमुअल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और भी इसके बाद इंगेजमेंट्स हैं, मुझे मालूम है कि बहुत आपका आगे भी कार्यक्रम है रात का। तो एक और सवाल लेते हैं। ये संतोष पाटिल जी का नाम मेरे पास आया है। संतोष पाटिल जी एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। संतोष पाटिल जी अपना सवाल पूछें। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं संतोष पाटिल कर्नाटक से हूँ। आज कर्नाटक के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज आपको भी पता होगा कि जगत गुरु बसवेश्वर जी का जयंती है। पिछली बार जब आपने लंदन को आए थे तो तब आपने जगत गुरु बसवेश्वर जी का प्रतिमा का अनावरण किया था। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप उनके जीवन और उनके विचारों को कैसे देखते हैं, और आप क्या उनके विचारों को कैसे आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। देखो, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद भारत की महान परंपरा, संस्कृति, इतिहास, उसको भुला देने का भरसक प्रयास हुआ है। आपको एक परिवार से बाहर कुछ पता ही नहीं चलने दिया गया है। बहुत लोगों ने शायद बसवेश्वर जी का नाम आज पहली बार सुना होगा। 12वीं सेंचुरी के महापुरुष कर्नाटक के, और मैं आप में से किसी को रुचि हो तो भगवान बसवेश्वर के वचन पढ़ने जैसे हैं, और आज सभी भाषाओं में उपलब्ध है, सभी भाषाओं में उपलब्ध है। आज उनकी जन्म जयंती है, तो मैंने आज मेरे बिजी शेड्यूल में भी थोड़ा समय निकाला था, और यहाँ पर जो पिछले बार मैं जब आया था, जिस स्टैच्यू का मुझे अनावरण करने का मौका मिला था, तो वहाँ जाकर के मैं खुद आज नमन करने चला गया था। देखिए, हमें हमारे लिए गर्व ही नहीं है, हमारा दुर्भाग्य ही है जी, हमें अपनी महानताओं का पता ही नहीं है। हम मैग्ना कार्टा के लिए जानते हैं, पढ़ते हैं, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए दुनिया से सारी बातें होता है। आपको जानकर के खुशी होगी, 12वीं सेंचुरी में भगवान बसवेश्वर ने मैग्ना कार्टा के भी पहले लोकतंत्र के लिए पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने एक अनुभव मंडपम नाम की व्यवस्था की, और समाज के सब वर्ग के लोग वहां बैठते थे और सामाजिक समस्याओं का चिंतन करते थे। और उस जमाने में कंपलसरी महिला प्रतिनिधि रहती थी उसमें, 12वीं सेंचुरी में, और सामाजिक समस्याओं का निदान निकालते थे और फिर समाज का प्रबोधन करते थे। हमारा देश जातिवाद, ऊंच नीच, छूत अछूत, इसमें ऐसा बिखरा पड़ा था। भगवान बसवेश्वर ने इन सबको एक छत्र छाया में ला करके, ऊंच नीच, जातिवाद को समाप्त करके सबको जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया था। और अभी जो आपने बेसब्री वाली बात कही थी, मुझे भगवान बसवेश्वर जी की एक बात याद आती। उनका एक वचन है, उस वचन में उन्होंने कहा है कि जहां ठहराव है, मुझे शब्द मेरे होंगे लेकिन मुझे भाव याद है, जहां ठहराव है वहां जिंदगी समाप्त है, और जहां पर गति है वहां पर जिंदगी के नए आयाम की संभावनाएं नित्य नूतन होती हैं। इस प्रकार का भाव भगवान बसवेश्वर के वचन में है, जहां ठहराव को मृत्यु माना है उन्होंने उस जमाने में। और इसलिए मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, सोशल कॉन्शियसनेस के लिए जो काम भगवान बसवेश्वर ने किया है, आज भी हमारे देश को और दुनिया को मार्गदर्शक है। तो मुझे खुशी हुई, और आप तो स्वयं कर्नाटक के हैं, आज मुझे
उनकी जन्म जयंती पर वहाँ जाने का सौभाग्य मिला था। और हम सब और मैं तो चाहूँगा कि हमारे स्कूलों के बच्चों को पता होना चाहिए कि अनुभव मंडपम नाम की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट कैसे उस जमाने में डेवलप की होगी, कितनी बड़ी दीर्घ दृष्टि होगी एक महापुरुष की जिन्होंने इस काम को किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। मोदी जी, हमारे देश में साहस और संकल्प की कमी नहीं, संघर्ष करने की आदत है हमारे देश को, पर यही शक्ति कहीं और पहुंच जाती है अगर कोई इसे दिशा दे, इसका हाथ थामे। अब हम इसी बारे में बात करना चाहते हैं। चलिए नजर डालते हैं। है सफर मेरा रास्ता तुम्हारा, है उड़ान मेरी आसमां तुम्हारा, है साहस मेरा साथ तुम्हारा। हम जैसे यूथ्स को एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक स्किल सिखाई जाती है ताकि हम अपना लाइफ को ग्रो कर सके, बेटर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सके। है सपना मेरा हौसला तुम्हारा, है कोशिश मेरी प्रोत्साहन तुम्हारा। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में पता चला। ये लोन 1 महीने में ही मुझे मिल गया, बिना सिक्योरिटी के बिना। ऐसे लोन हम जैसे क्षुद्र व्यवसायियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्साहित करते हैं। है प्लान मेरा रिस्क तुम्हारा, है काबिलियत मेरी भरोसा तुम्हारा। बहुत मुश्किल था मेरे लिए अपना बुटीक करना, अपना खुद का काम करना। 1-1.5 हफ्ते में लोन मुझे मिल गया था। उसके बाद में सर मैंने अपना खुद का एक बुटीक खोल लिया है, सामने वाले को काम दे सकती हूँ, मैं खुद किसी के पास काम करने नहीं जा रही। है पसीना मेरा परिवर्तन तुम्हारा, है फसल मेरी रक्षण तुम्हारा, है साहस मेरा साथ तुम्हारा। अगर कोई भी तूफान में अगर कोई फसल खराब हो जाती है तो सीधा किसान के खाते में पैसा आ जाता है बीमा योजना द्वारा। जब देश के छोटे बड़े साहस वीरों को आगे बढ़ाने वाला साथ मिलता है तो पूरा देश आगे बढ़ता है। तो आइए करते हैं भारत के साहस की बात सबके साथ। बहुत से सवाल आए थे और खासकर ये कि कैसे भारत बस एक नज मांगता है, एक थोड़ा सा इशारा मांगता है और एक थोड़ा सा हाथ थामने की बात मांगता है और उसके बाद वो चल निकलता है। और कई लोग हैं जो उससे लाभान्वित हुए। तो योजनाएं तो हर सरकार बनाती है, ये पूछा है किसी ने, पर आपके सरकार की योजनाएं ये कैसे अलग हैं? ये मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है जिसका हम काफी जिक्र सुनते हैं? देखिए, कोई भी सरकार में आता है तो विफल होने के लिए तो आता नहीं है। हर कोई कुछ न कुछ करने के लिए ही आता है। पहले भी सरकारें आई हैं, कुछ न कुछ करने के इरादे से आई हैं। लेकिन बहुत एक देखा गया, अगर हम एनालिसिस करेंगे तो एक ऐसा हमारे देश में सरकारों ने रवैया अपनाया जिसमें लोग सरकारों पर आश्रित हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए, सरकार के बिना उनका गुजारा ही न हो। मैं समझता हूं ये कंसेप्ट समाज को अपाहिज बना देता है, दुर्बल बना देता है। अगर गरीबी हटानी है तो हम गरीबों को शक्तिशाली बना करके ही हटा सकते हैं, न कि हम गरीबों को फीड करके कर सकते हैं। और उनको शक्ति देने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। हो सकता है
100 रुपये के बजाय 200 रुपये का खर्च होगा, लेकिन अल्टीमेटली पे करेगा। और इसलिए मेरा मूलतः सिद्धांत जो रहा है वो ये है कि हम समाज में जो भी शक्ति है उसको और अधिक अवसर कैसे दें। हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें ताकि उसको कुछ साहस करने का मन कर जाए, कहीं रुकावट आ जाए तो उसको हाथ पकड़ के निकालने वाला कोई मिल जाए। और अनुभव मेरा ये है, अब जैसे हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बनाई है, आपने सुना होगा किसी जमाने में हमारे देश में लोन मेले हुआ करते थे, और लोन मेले ऐसे होते थे कि पॉलिटिकल लोग अपने चेले चपाटों को उस लोन मेलों में कतार में खड़े रखते थे अपनी राजनीतिक शक्ति पैदा करने के लिए, और वो फिर लोन मेले से पैसे ले जाते थे और बाद में कोई पूछने वाला नहीं था, गया सो गया। पैसा बैंक का था, देश का था, जनता का था, लोन मेला गरीब के लिए था। पहली नजर में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन लोन मेलों ने जिंदगी बदली नहीं बदली। हमने क्या कहा, एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए जिसमें हमने बिना बैंक गारंटी लोगों को पैसा देना तय किया। लेकिन ये लोन मेले से डिफरेंट था और अलग अलग स्कीम के उसके काम के हिसाब से उसको पैसे देना। आप जानकर के खुश हो जाएंगे, अब तक 11 करोड़ लोगों ने इस मुद्रा योजना का लाभ उठाया है। 5 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा पूंजी इन लोगों के हाथ में पहुंची है। और आपको जानकर के ये भी खुशी होगी कि 11 करोड़ में बैंक से मुद्रा योजना में पैसे जिनको मिले हैं, बिना बैंक गारंटी मिले हैं, कोई कोलेटरल गारंटी की जरूरत नहीं थी कि भाई तुम जमीन लाओ, टिकना लाओ, फलाना, कुछ नहीं। 74% विमेन है इसमें। मुझे अभी इन मुद्रा योजना के तहत पैसे लेने वाले लोगों से मिलने का मौका मिला और मैंने उनसे बातें की, क्या अनुभव आया। मैं हैरान था जी, ऐसी छोटी छोटी चीजें उन्होंने शुरू की हैं और आज धीरे धीरे वो कोई 5 लोगों को रोजगार दे रहा है, कोई 3 लोगों को रोजगार दे रहा है, कोई 2 लोगों को रोजगार दे रहा है। वो स्वयं में अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में अब नए नए तरीके से सोच रहा है। मैं समझता हूं कि ये एम्पावरमेंट है। नहीं, पहले क्या था, तुम चिंता मत कर यार, सरकार में तुमको काम में लगवा दूंगा। अब कुछ दिन मिल गया, कुछ दिन नहीं मिल गया, उसको लगता था यार यही मेरी जिंदगी भली करेगा, तो उसको चिपक के रहता था। हमने उसको एम्पावर करने की। अब एग्रीकल्चर, हमने स्थान लिया है कि हम 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे तब तक हम देश के किसान की इनकम डबल करना चाहते हैं। अब उसके लिए उसकी लागत कम होनी चाहिए, उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। हमारे देश में यानी ये जो आप कहते हैं ना मोदी का वे ऑफ गवर्नेंस क्या है, हमारे देश में मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने उस समय प्रधानमंत्री को जो सबसे ज्यादा चिट्ठियां लिखी है वो एक ही बात पे लिखी है। साल में 3-4 बार लिखना पड़ता था कि हमारे देश में किसानों को हमारे राज्य में यूरिया की जरूरत है, हमें यूरिया का कोटा बढ़ा दीजिए, यूरिया दे दीजिए। और सरकार कहती थी कि नहीं इससे ज्यादा कोटा नहीं मिलेगा। यूरिया के लिए लोग 2-2 दिन तक कतार में खड़े रहते थे। कुछ राज्यों में यूरिया प्राप्त करने के लिए लाठीचार्ज की घटनाएं बन जाती थी। ये क्यों होता था? आप हैरान होंगे, यूरिया का कारखाना मुझे लगाना होता तो 5-6 साल लग जाते। मैंने आने के बाद कोई नए कारखाने नहीं लगाए हैं, प्रक्रिया चल रही है, लगने वाले हैं। जो बंद पड़े थे वो चालू भी होने वाले हैं। लेकिन सिर्फ मैंने
एफिशिएंसी में परिवर्तन किया, कुछ गलत काम हो रहे थे उसको रोका, ईमानदारी को बल दिया, बिना कोई एक्स्ट्रा नया कारखाना लगाए 20 लाख टन यूरिया का उत्पादन बढ़ गया। दूसरा, यूरिया होता था, सब्सिडी जाती थी, करीब 80-90 हजार करोड़ सब्सिडी जाती थी यूरिया में। सब्सिडी के नाम पर यूरिया निकलता था, किसान के नाम पर निकलता था, लेकिन वो केमिकल फैक्ट्री में चोरी होकर के चला जाता था। केमिकल फैक्ट्री वाला उसको रॉ मटेरियल के लिए उपयोग करके उसमें से कोई नई प्रोडक्ट बना करके दुनिया को बेच देता था, उसको बहुत सस्ते में यूरिया मिल जाता था। हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया। ये जो आपका नीम का पेड़ होता है, उसकी जो फली होती है, उसका तेल निकाला, उसमें यूरिया को मिक्स कर दिया। इससे परिणाम क्या आया? एक, जो नीम के ट्री थे उसकी फली जो बेकार में जाती थी, लोगों को इकट्ठा करने वाले गरीबों को रोजगार मिल गया। नीम का तेल निकलने से, उसको इसमें डालने से अब वो यूरिया जमीन के सिवाय किसी काम में नहीं आता है, चोरी बंद हो गई। तीसरा, यूरिया नीम कोटिंग होने के कारण उसकी अपनी ताकत बढ़ गई, जमीन में सुधार लाने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें आई, जिसके कारण उत्पादन में 5% से 15% तक इंक्रीज हो गया। मुझे बताइए कितने फायदे हो गए। अब ये बदलाव है कि नहीं है? स्किल डेवलपमेंट, हम केमिकल फैक्ट्री मान लीजिए है गुजरात में, और मैं केमिकल का स्किल डेवलपमेंट कर रहा हूं पश्चिम बंगाल में, तो वो रोजगार कहां से मिलेगा उसको? अगर जहां पर जो फैक्ट्री है उसका मैपिंग करके उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं अगर स्किल डेवलपमेंट करता हूं तो उसको तुरंत रोजगार मिलेगा और स्टेबिलिटी भी रहती है। और इसलिए हमने देश भर में जो उद्योग जगत के लिए पोटेंशियल एरियाज हैं, उसके अनुसार स्किल डेवलपमेंट के मैकेनिज्म को हमने डेवलप किया है, और वो भी जन भागीदारी से। हमने कहा चलो भाई आपकी 10 फैक्ट्री हैं, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करती हैं, आप 10 लोग एक इंस्टीट्यूशन यहाँ खड़ा करो, ऑटोमोबाइल के लिए जो मैन पावर चाहिए उसकी ट्रेनिंग आप वहाँ करिए, आप ही के इंजीनियर को पढ़ाने के लिए भेजिए, जो स्किल डेवलप हो जाएगा वो नौजवान आप ही की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उसको नौकरी मिल जाएगी। तो एक ऐसे तरीकों को हमने अपनाने का प्रयास किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सब हो चुका है, हम एक सही दिशा में जा रहे हैं, और इसलिए जो साहस करता है उसको साथ देना ये हमारा दायित्व है। साहस करने वाले को निराश नहीं होने देना, जहां जरूरत पड़े उंगली पकड़ करके आगे ले जानी तो उंगली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके ले जाने की ताकि जरूरत तो हाथ पकड़ करके, और धक्का दे करके ले जाने की जरूरत पड़े तो वो भी करने के लिए सरकार ने लगातार प्रयास करना चाहिए, और वो हम कर रहे हैं। मोदी जी, बहुत जब बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी, आप पूरे जब आप बात करते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं, लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं, तो साफ दिखता है कि आप कितने उसमें इन्वॉल्व्ड हैं और कितने उसके निटी-ग्रिटी से धागा धागा से आप उससे जुड़े हुए हैं। लोगों को ये लगता है, आपको ये पूरा एहसास होता है कि कितना काम जा रहा है और कितना जो परिवर्तन आ रहा है, क्या वो लोगों को उसका पूरा एहसास हो रहा होता है? आपको लगता है कि पूरी तरह होता है? देखिए, देश जिस हालत में था उसको अगर आप याद रखोगे तब तो क्या हो रहा है उसका पता चलेगा। मुझे बराबर याद है जब मैं पहली बार गुजरात में मुख्यमंत्री बना 2001 में, मैं कभी पुलिस थाने में नहीं गया था, मैं कभी सरकारी दफ्तर नहीं देखा था, मैंने असेंबली नहीं देखी थी, मेरे लिए सारी दुनिया नई थी।
मुझे सब सीखना था, समझना था। अभी मेरा सफर लेना बाकी था, लेकिन लोगों को पता चल जाता है तो फिर लोग आ जाते हैं मालाएं वालाएं लेकर के। वो तो दुनिया का रिवाज है। मैं भी सोच रहा था, वाह, रातों रात। लोग मुझे कहते हैं कि मोदी जी कुछ करो या ना करो, लेकिन कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करना। यानी जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे गुजरात से मुझे यही मांग थी कि साहब कम से कम खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करना। खैर बाद में मैंने इस मिशन को हाथ में लिया, 2-3 साल काम किया और स्थिति ये बनी कि गुजरात वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जहां 24/7 घर में बिजली मिलना संभव हुआ। लेकिन आज जो 18-20 साल का है, उसको पूछो कि अंधेरा क्या होता है तो उसको मालूम ही नहीं है। खाना खाते समय बिजली नहीं होती थी, वो क्या होता था, क्योंकि उसने पता ही नहीं है। तो ये सरकार हमारी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, मैं मानूंगा कम से कम इस 5 वर्ष, मैं आगे के लिए नहीं कह रहा हूं, इस 5 वर्ष पहले की सरकार की तुलना में हम कहां है, ये अगर कंपैरेटिव देखोगे, मैं दावे से कहता हूं हर पैरामीटर में देश के लिए अच्छा करने में कोई कमी हमने नहीं रखी है। और मेरा सौभाग्य है कि पहले अखबार में ये खबरों की हेडलाइन रहती थी, आज इतना गया, आज इतना गया, यही खबरें रहती थी 2014 के पहले। आज खबर होती है, मोदी जी बताइए कितना आया। मैं समझता हूं देश को ये विश्वास पैदा हुआ है। पहले एक समय छोड़ो यार, कुछ नहीं होने वाला है, आज स्थिति बनी है, अरे ये क्यों नहीं होता है, मोदी जी आप बैठे क्यों नहीं होता है, ये अच्छी चीज है। मेरी आलोचना होती होगी, लेकिन आलोचना ये नहीं होती कि मोदी नहीं करता है, आलोचना ये होती है अरे मोदी आप कर सकते हो, ये क्यों नहीं करते आप बताओ। मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूं। इवन मीडिया भी मेरी आलोचना क्या करता है, मीडिया मेरी आलोचना बहुत करता है और वो बुरा है मैं नहीं मानता हूं, लेकिन वो आलोचना क्या करते हैं, अरे मोदी जी आपको बिठाए थे, ये तो आप करके दिखाओ। मैं समझता हूं ये देश की प्रगति का इसके अंदर एक सहज एहसास है कि ये होना चाहिए। मोदी है आपके, पहले की बात छोड़ो, वहां नहीं हुआ नहीं हुआ, आप तो कर सकते हो। ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी सफलता है। बहुत अपेक्षाएं आपसे हमेशा देश रखता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। नहीं मोदी जी, ये जरूरी सवाल है। ऐसा है कि मुझे मेरी कविता के शब्द बहुत याद रहते नहीं। जी, आपने कविता में कहा भी है कहीं फकीरी के का जिक्र किया है। बहुत पुरानी मेरी एक, अगर मैं आपसे ये आग्रह कर सकूं कि अगर 1-2 लाइन बता दें। मेरी कठिनाई है, गुजराती में आपकी कविता मुझे पता है, मुझे याद नहीं रहती है कविता, इसलिए मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं सोशल मीडिया में मेरी उस कविता को डाल दूंगा। जी जरूर डालिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो मैं, लेकिन वो गुजराती में है और रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्दों को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है, ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है।
और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है, हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। और शायद मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये बढ़िया से मूर्ति दी है यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ये सब क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके था। जब मैं मुख्यमंत्री से निकल करके दिल्ली आना तय हो गया, आप लोगों ने मुझे धक्का मार दिया, तो मैंने मेरे अफसर जो थे उनको बुलाया। मैंने कहा भाई ये जो मैं एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे, मैंने कहा पैसे पड़े हैं, क्या करेंगे हम लोग, मैं कहाँ ले जाऊंगा? आप हैरान होंगे सुन करके, मुझे अभी याद नहीं है, शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई मैं तो कोई सरकार में दे देना चाहता हूँ, और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूं, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए, और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर और उनके प्यून के बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। मेरे जो अफसर थे सुन रहे थे मुझे, कुछ बोले नहीं। वो अफसर बड़े कुशल होते हैं, मुंडी ऐसे से हिला रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि मेरी बात मान ली, कुछ करेंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा साहब हम जरा घर में मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा आई जाइए, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा मत कीजिए, पता नहीं कब आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ है नहीं। मेरे अफसरों ने मुझे वो पैसे देने नहीं दिए, तो मैंने कहा यार कम से कम मैं तो क्या करूंगा इसे ले जाकर। आखिरकार वो बहुत समझाने पर मान गए, और सारे पैसे तो मेरे उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया, और मुझे याद नहीं आज शायद
21,000 रुपया है, इतना कुछ शायद उसमें मैं दे करके इन गरीब लोगों के लिए दे करके निकल गया। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता।